हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हो आप। क्लास 12th केमिस्ट्री के 2 लेक्चर आई थिंक हमने अटेंड कर लिए हैं और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रोड विभव, हिंदी में इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है ना, आज हम 2 चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, एक तो इस पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद में फिर एक टॉपिक और है हमारा ईएमएफ, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समझने से पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड विभव के बारे में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। तो आखिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो सेल में इलेक्ट्रोड डिफरेंट जिसको बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंट जिसको बोला जाता है, वो उत्पन्न किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इस पे डिस्कस करते हैं। इस पे डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पर 2 सेल लेते हैं, 2 अर्ध सेल लेते हैं। एक हम ले लेते हैं जिंक हाफ सेल ले लेते हैं, है ना। हाँ सर, ये जान पहचान का इसको ले लेते हैं ना, इस जान पहचान वाले अच्छे काम करते हैं, चलिए ठीक है। और एक हम ले लेते हैं कॉपर सेल, है ना, कॉपर हाफ सेल ले लेते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, कॉपर का इलेक्ट्रोड डाल देंगे एक, ठीक है, और इसके अंदर भी एक कॉपर का इलेक्ट्रोड डाल देंगे। कॉपर का नहीं सर, जिंक का इलेक्ट्रोड, हाँ जिंक का इलेक्ट्रोड, है ना, मैंने सिर्फ इसलिए बोला था, आप सोए तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड डाल दिया। ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखना, देखिए ये जो सेल है, ये जो सेल है, इसकी टेंडेंसी है, इसकी प्रकृति है कि यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना, टेंडेंसी इसकी। और ये जो सेल है, इसकी जो टेंडेंसी है वो रिड्यूस होने की है, तो यहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा तो कैसे होगा, देखिए ये जो जिंक यहाँ पर है, जो जिंक की जो रोड है ना, यहाँ पर सॉल्यूशन भरा हुआ है, इस पर हम सॉल्यूशन भर देते हैं, है ना, ZnSO4 जिंक सल्फेट, और यहाँ पर सॉल्यूशन भर देते हैं CuSO4 कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ZnSO4 जब भरते हैं और जब यहाँ पे ऑक्सीडेशन शुरू होता है, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, देखिए जो जिंक है इसका ऑक्सीडेशन किस प्रकार से होगा, Zn जो है इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा, Zn जो है ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी, तो Zn क्या होगा, 2+ में बिखर जाएगा और साथ में आई थिंक 2 इलेक्ट्रॉन भी देगा। यहाँ पर अगर रिडक्शन होता है तो Cu है ना 2+, यहाँ पर Cu 2+ है, इसके अंदर देखिए ये आयनीकरण है ना, ये आयन के रूप में यहाँ पर उपस्थित है, तो रिडक्शन में क्या होगा, यहाँ पर आके ये चिपकेगा। तो Cu ऑलरेडी किस फॉर्म में है, सॉल्यूशन के अंदर Cu2+ के फॉर्म में, तो Cu2+ क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या करेगा, Cu सॉलिड बनाएगा, मतलब यहाँ पर आके चिपकने लग जाएगा इस इलेक्ट्रोड से। अब यहाँ पर होगा ये कि ये Zn जो है यहाँ से निकलता रहेगा, Zn2+, 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 यहाँ पर बहुत सारे हो जाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो इस इलेक्ट्रोड के आसपास क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होने लग जाएगा। जितना ऑक्सीडेशन होगा उतना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा इकट्ठा होगा। अब यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज निकल गया तो यहाँ पे बच क्या रहा है, यहाँ पर सब दूर नेगेटिव चार्ज बच रहा। क्लियर, यहाँ पर इसके जस्ट अपोजिट कहानी हो रही है। तो यहाँ से जो CuSO4 है, जो CuSO4 सॉल्यूशन के अंदर है, वो क्या रहेगा, रोड की तरफ भागेगा, तो यहाँ पर इस रोड पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इस सॉल्यूशन के अंदर अब बचा क्या है, Cu2+ प्लस CuSO4 2-, तो इस सॉल्यूशन के अंदर अब क्या बचा है, अगर सारे Cu2+ यहाँ पर आ जाएंगे तो सॉल्यूशन के अंदर क्या बचेगा, CuSO4 2-, मतलब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, नेगेटिव जो आयन है वो ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो नेगेटिव आयन ज़्यादा हो जाएंगे तो इस इलेक्ट्रोड के आसपास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये चार्ज का जो डिफरेंट आ रहा है ना, चार्ज का डिफरेंट हो गया, पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या दोनों चार्ज क्या थे, न्यूट्रल थे, दोनों बराबर थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ गया, यहाँ पर बाहर पॉजिटिव आ गया, तो इलेक्ट्रोड के अंदर और बाहर क्या होगा, एक चार्ज का डिफरेंट पैदा हो जाता है, चार्ज का डिफरेंट पैदा हो जाते हैं, यहाँ पर भी चार्ज का डिफरेंट पैदा हो रहा है। ठीक है,
यहाँ पर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव, मतलब आयन के अंदर नेगेटिव, सॉरी जो सॉल्यूशन है, जो अंदर लिक्विड भरा हुआ है, जो विलियन है, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी, सॉरी ज़्यादा हो गई है प्रकृति उसकी, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड के अंदर क्या पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। ठीक है, इसके अपोजिट यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया क्योंकि सारे पॉजिटिव आयन इसके आ गए, तो ऑलरेडी यहाँ पर पॉजिटिव आयन थे और पॉजिटिव आयन बन गए। ठीक है, ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में एक डिफरेंट पैदा हो जाता है। किसका? विभव का डिफरेंट पैदा हो जाता है। विभव यानी पोटेंशियल का डिफरेंट पैदा हो जाता है। इसी डिफरेंट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है, या फिर इसको बोल सकते हो आप, या फिर इसको बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंट, ठीक है, विभव का अंतर या विभांतर बोल सकते हैं। ठीक है, विभांतर बोल सकते हो। क्लियर यहां तक? अब यदि ये पोटेंशियल डिफरेंट ऑक्सीडेशन की तरफ से हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंट ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है, तो इसको बोला जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हिंदी में इसको बोला जाएगा ऑक्सीकरण विभव, है ना, ऑक्सीकरण विभव। क्लियर कहानी? तो इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा? यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन की वजह से क्या हो रहा है? पोटेंशियल हो रहा है। तो यहाँ पर बोला जाएगा इसको रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, अपचयन विभव, अपचयन विभव। क्लियर? ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, यहां तक क्लियर समझ में आया? ठीक है, अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जितना ज्यादा होगा, जितना ऑक्सीडेशन होगा उतना पोटेंशियल डिफरेंट पैदा होगा, जितना रिडक्शन होगा उतना पोटेंशियल रिडक्शन पैदा होगा। ठीक है, मतलब जितना आयनीकरण होगा, है ना, जितनी प्रोसेस आगे चलती रहेगी वैसे डिफरेंट पैदा होता रहेगा। ठीक है, अब ये पोटेंशियल डिफरेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? ठीक है, तो इसके फैक्टर अफेक्टिंग पूरे पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो तीन कारक हैं, तीन कारक हैं। पहला जो कारक है धातु तथा उसकी आयनों की प्रकृति, धातु की प्रकृति, है ना, धातु की प्रकृति मतलब नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मेटल। ये जो मेटल है ये किस, ये इलेक्ट्रोड यहाँ पे रखा गया है किस मेटल का बना हुआ है ना, तो अलग अलग मेटल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन सॉरी पोटेंशियल डिफरेंट पैदा होता है। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा, पहली चीज किसके ऊपर? इलेक्ट्रोड के ऊपर कि वो किस धातु की बनी होती है। दूसरी चीज, दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है कि विलयन में धात्विक आयनों की सांद्रता कितनी है ना, विलयन में आयनों की सांद्रता, विलयन में आयनों की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन सॉल्यूशन। लिखना चाहो तो लिख लीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन सॉल्यूशन, है ना, दूसरा। और तीसरा जो है प्रभावित करने वाला कारक जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है, इट्स टेम्परेचर, है ना, तापक्रम, तापक्रम। ठीक है, तो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे? धातु की प्रकृति, ये जो इलेक्ट्रोड है किस धातु का बना हुआ है उस धातु के ऊपर भी डिपेंड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरी चीज, इसके अंदर ये जो सॉल्यूशन भरा हुआ है अगर इसकी सांद्रता ज्यादा होगी, सांद्रता बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा आयन बनेंगे, बहुत ज्यादा आयन बनेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा पैदा होगा, मतलब आयनों की सांद्रता पर डिपेंड करेगा। तीसरी चीज टेम्परेचर पर, अगर इसका हम टेम्परेचर बढ़ा दें, है ना, इसका टेम्परेचर बढ़ा दें, इसको किसी भी तरीके से कोई टेम्परेचर दे दे, तो यहाँ पर जैसे टेम्परेचर दिया जाता है किस चीज में, तो आयन बनना
शुरू हो जाते हैं, है ना, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स क्या होगा, टूटना शुरू हो जाएगा टेम्परेचर में। तो आयन की जो गति है ना, जो मोशन है आयनों का, है ना, आयन का जो मोशन है वो बढ़ने लग जाएगा टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, अब आगे समझते हैं इसके आगे की कहानी। क्वेश्चन लिख लीजिए आप, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब आगे समझते हैं हम। चलिए आगे और डिस्कस करते हैं एक और टॉपिक पर जो हमारा एक छोटा सा डाउट क्लियर करेगा। ठीक है, अब जैसे कि एक मेटल का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम जिंक की बात करें तो जिंक के यदि ऑक्सीडेशन होता है तो जिंक Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, दूसरा यदि इसी जिंक का रिडक्शन हो, है ना, तो हम इस प्रकार से इसको लिखेंगे Zn2+ प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये, और Zn क्या बनाएगा, सॉलिड बनाएगा। ठीक है, अगर पोटेंशियल की बात करें तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सॉरी पोटेंशियल। अगर इसका पोटेंशियल ज्ञात कर रहे हैं तो हम इस प्रकार क्या बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीकरण विभव बन रहा है यहाँ पे। क्लियर? ठीक है, तो इस हिसाब से यहां पर क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। बात समझना, यहीं से पूरी कहानी है सुलझेगी, है ना, पूरी कहानी सुलझेगी। यहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि एक ही मेटल का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। क्लियर? यहां पर यदि जिंक का ऑक्सीडेशन होता है तो हम बोलेंगे जो पोटेंशियल प्राप्त होगा, जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी उसको हम बोलेंगे कि जिंक का पोटेंशियल है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। क्लियर? ठीक है, यहां पर इसे जिंक का यदि रिडक्शन होता है और ये जो पोटेंशियल का जो विभव हमें प्राप्त होता है उसको हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो एक दोस्त था, है ना, राहुल। चलो सुरेश को ले लेते हैं ना। सुरेश ने अपने दोस्त से पूछा, है ना, वो उसी के गांव में रहता था, कि यार सुरेश मुझे ये बता कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है। ठीक है, तो उसने बता दिया, है ना, जिंक का पोटेंशियल कितना होता है, तो उसने बता दिया प्लस 0.76 वोल्ट, प्लस 0.76 वोल्ट। ठीक है, अपने दोस्त से, मान लो दोस्त का नाम अशोक था। ठीक है, किसने पूछा, राहुल ने पूछा। क्लियर? ठीक है, फिर इस राहुल का एक और दोस्त था, है ना, इसकी फ्रेंड थी, है ना, फ्रेंड ओनली फ्रेंड, है ना, और कुछ नहीं सोचना। ठीक है, उससे पूछा, है ना, फ्रेंड थी, फ्रेंड कोई भी ले सकते हैं यहाँ पर, सुनीता मान लो फॉर एग्जांपल के लिए। हाँ सर, ये सुनीता कौन है, सुनीता कुछ नहीं है, एग्जांपल है। ठीक है, तो सुनीता से इसने पूछा कि यार तू मुझे ये बता कि जिंक का पोटेंशियल डिफरेंट कितना होता है, पोटेंशियल डिफरेंट कितना होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है। तो सुनीता ने बताया कि 0.76 वोल्ट होता है, माइनस 0.76 वोल्ट। अब ये बेचारा राहुल ये क्या है, कंफ्यूज है कि अशोक उसके फ्रेंड की बात माने या फिर इसकी बात माने, है ना, इसकी बात माने, किसकी, सुनीता की। ठीक है, ये कंफ्यूज है। तो फिर इसने क्या किया कि भाई मैं कंफ्यूज हूं, तो IUPAC एक संस्था होती है जिसके बारे में हम 11th में डिस्कस कर चुके हैं। IUPAC एक संस्था होती है, इसका पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। ठीक है, इससे पूछा कि यार सर मैं इस अशोक की बात मानूं या सुनीता की बात मानूं। तो IUPAC ने राहुल को बोला कि तेरा अशोक भी सही बोल रहा है और तेरी सुनीता भी सही बोल रही है। तो फिर ये कंफ्यूज किया, ऐसा क्यों, कि जो अशोक ने बताया वो जिंक का क्या था, कौन सा पोटेंशियल था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का कितना होता है, प्लस 0.76,
और जो सुनीता ने तुझे बताया है वो जिंक का ही पोटेंशियल बताया है, जिंक का ही इलेक्ट्रोड विभव बताया है, लेकिन उसने क्या बताया है, -0.76 वोल्ट बताया है। मतलब अशोक भी सही है और सुनीता भी सही है। तो फिर उनने सवाल पूछा कि क्या करें, अब इसको सही माने किसको सही माने, इसको सही माने किसको सही माने, कंफ्यूज है, बार बार अगर ऐसा करेंगे तो कैसा चलेगा। ठीक है, तो आईयूपीएससी ने उस दिन से डिसाइड कर लिया, आईयूपीएससी ने डिसाइड कर लिया कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रहेगा, है ना, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रहेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो रहेगा उसी को आप रिडक्शन पोटेंशियल मान लो, इसको आप रिडक्शन ही मान लो, बस उसके आगे माइनस लगा दो, है ना, बात समझना। देखिए वैल्यू बराबर है, केवल क्या फर्क आ रहा है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू आती है किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी उसका जस्ट नेगेटिव क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है। मतलब अपचयन विभव इसका होता है, ऑक्सीकरण विभव का जस्ट नेगेटिव क्या होता है, अपचयन विभव होता है। तो उन्होंने आईयूपीएससी ने स्पष्ट बोल दिया कि आपको यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी पूछा जाए तो आप रिडक्शन पोटेंशियल रख दीजिए, बस उसके आगे माइनस लगा दीजिए, है ना, बराबर है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब इसकी वैल्यू अगर प्लस में है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो आप आज से आप इसी को क्या मानो, बेस मानो, आप इसी का यूज करना, ठीक है। तब से एग्जाम में यही चीज रखी जाती है, इसके जो न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो और इसको क्लियर हो पाएगा आपका, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के जस्ट अपोजिट क्या होता है, मतलब जस्ट नेगेटिव क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है। क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। चलिए अब बात करते हैं स्टैंडर्ड की, है ना, स्टैंडर्ड पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। क्लियर, यहां से क्लीन कर दें। चलिए अब यहां से कुछ सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, इलेक्ट्रोड क्या हो रहा है, पोटेंशियल की स्पेलिंग भूल गए, पोटेंशियल, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम आज से ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और एक कंडीशन और स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, है ना। स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसे कि जिंक है, इसका हम जब पोटेंशियल निकालेंगे लैब में, है ना, तो वहाँ का टेम्परेचर अलग होगा, हो सकता है उसका कंसंट्रेशन अलग हो सॉल्यूशन का। लेकिन स्टैंडर्ड क्या होते हैं, मानक होते हैं। मानक का मतलब वो निकाले हुए रहते हैं, निकाले फिक्स, उसकी वैल्यू फिक्स होती, वो ऑलरेडी निकल नहीं होते, ठीक है। तो उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड पोटेंशियल। उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर उसको मान लिया जाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मतलब 298 केल्विन पर। उसका कंसंट्रेशन वो भी फिक्स रहता है, 1 मोलर सॉल्यूशन, है ना। उसका जो प्रेशर होता है वो भी 1 atm होता है, 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, इस पर मेजर ऑलरेडी कर रखा है। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल पर हम टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और प्रेशर की बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी निकाले हुए है ना, एट ए गिवन टेम्परेचर। यहाँ पर टेम्परेचर ऑलरेडी, मतलब स्टैंडर्ड का मतलब, स्टैंडर्ड बोल रखा मतलब टेम्परेचर दे रखा है, सांद्रता भी दे रखी है और प्रेशर भी दे रखा है ना, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। तो स्टैंडर्ड को हम ई नोट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। दोनों ही चीज़ आप नोट कर लीजिए, दोनों ही चीज़ नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर ली। अब लिखने का थोड़ा तरीका समझ लेते हैं, ठीक है। क्लियर, धीरे धीरे और क्लियर होगा, आपको थोड़ा सा लेंदी लगता होगा टॉपिक, लेकिन धीरे धीरे और क्लियर हो जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्लियर होता जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, फिर समझते हैं कहानी। यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन दो तरीके से हो जाएगा। आप देखिए,
अगर केवल ऑक्सीडेशन है ना, केवल ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस प्रकार से, जैसे कि ये जिंक है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको हम EZN से Zn प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, Zn से Zn प्लस में ये कन्वर्ट हो रहा है, और इसको हमने बोला क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर, ठीक है, तो इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, केवल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो रहा तो हम EZn से इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अगर इसी को स्टैंडर्ड कंडीशन में रिप्रेजेंट करना है तो हम लिखेंगे E0 Zn प्लस, है ना, 2 प्लस लिख देते हैं, 2 प्लस Zn 2 प्लस। इसका मतलब क्या होता है, अगर ऐसा लिखा हुआ हो, ऐसा लिखा हुआ यहाँ पे Zn कॉपर निकिल सिल्वर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई सी भी धातु हो सकती है, ठीक है, तो इसको बोला जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना, इसको OP और इसको SOP। क्लियर, ठीक है। अब यहां पर माना कि रिडक्शन हो रहा है ना, दूसरी कंडीशन में यहां पर माना कि रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो रिडक्शन को अभी दो, एक तो स्टैंडर्ड एक नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड होगा तो E, है ना, इसकी जगह एक और दूसरा कोई सा भी मेटल ले लेते, जैसे कॉपर ले लेते हैं ना, तो Cu2 प्लस कन्वर्ट होगा, है ना, Cu में। देखिए रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन नंबर कम होता है तो Cu2 प्लस, ठीक है, कम होगा तो Cu से, तो ऐसी कंडीशन में हम इसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और यही कंडीशन अगर स्टैंडर्ड में होती है तो इसको E0 है, मतलब स्टैंडर्ड की बात हो रही, तो E0 Cu2 प्लस Cu, और इसको बोला जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, और यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ आपका, यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। अगर यहां तक क्लियर हुआ हो तो ये जो बात मैंने आपको बोली थी कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल, है ना, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी क्या होता है, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है। क्लियर, ऑक्सीडेशन का होता है एनोड पर होता है, रिडक्शन का होता है कैथोड पर होता है। तो आप यहाँ से एक फॉर्मूला और लिख लीजिए, कि स्टैंडर्ड ऑक्सीजन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर हमें स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है तो हम उसको माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल करके ही लिखेंगे सूत्र में, है ना, ये नोट कर लीजिए आप, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात। क्लियर, यहां तक क्लियर, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो अब हम EMF ऑफ सेल निकालेंगे, है ना, सेल का EMF कैसे निकालते हैं उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर हम अब बात करेंगे EMF ऑफ सेल की, है ना, का सेल का पोटेंशियल, है ना, सेल मतलब पूरे सेल की बात हो रही है। अभी क्या थे हमारे पास, हम अभी तक जितनी भी चर्चा कर रहे थे अर्ध सेल की कर रहे थे, हाफ सेल के बारे में, है ना, ये भी एनोड का हाफ सेल है और कैथोड का हाफ सेल है। अब इन दोनों सेल का पोटेंशियल मुझे ज्ञात करना है ना, दोनों से मतलब दोनों अर्ध सेल का मिलाकर जो एक सेल बन रहा है उसका पोटेंशियल ज्ञात करना है, तो वो मैं किस प्रकार से ज्ञात करूंगा, ठीक है। तो देखिए इसको ज्ञात करने का जो EMF है ना, अभी समझते हैं, डेफिनेशन की बाद में बात करेंगे। EMF है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकता हूँ E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इन दोनों को जोड़ दें, है ना, दोनों की जो वैल्यू उसको जोड़ दें, प्लस ERP, है ना, इसका पोटेंशियल और इस पर पोटेंशियल दोनों को जोड़ेंगे,
इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल दोनों को जोड़ेंगे, टोटल सेल का पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है, सेल का विभव आ जाएगा, सेल का टोटल विभवांतर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, IUPAC ने कहा है, हमने नहीं पढ़ा है, क्या कहा है कि स्टैंडर्ड हो, है ना, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, माइनस क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। या स्टैंडर्ड कंडीशन में लेना है तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। इस कंडीशन में अभी हम इस कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो हम इसकी जगह ये वैल्यू रख सकते हैं, है ना, ये रख सकते हैं। देखिए फॉर्मूला तो आपको बुक में मिल जाएगा, सिंपल फॉर्मूला है बुक में, मैं आपको बता दूं बुक में किस प्रकार से फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला बना कहाँ से वो उस पर थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पर रखिए तो माइनस, है ना, EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू EMF इज इक्वल टू माइनस E RP, यहाँ पर भी RP प्लस E RP। ये कहाँ पर हो रहा है, ये घटना कहाँ पर हो रही है, ये जो पोटेंशियल किस पे हो रहा है, एनोड पर हो रहा है, एनोड पर, है ना, याद रखिए। और ये कहाँ हो रहा है, कैथोड पर हो रहा है, क्लियर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा चेंज करके लिख दूं, EMF इज इक्वल टू प्लस ERP माइनस ERP। याद रखिए ये कहाँ पर हो रहा है, अब ये जो कंडीशन इधर आ गई है तो ये यहाँ पर क्या हो गया, कैथोड हो गया, है ना, कैथोड वाली सिचुएशन यहाँ पर है, ये कैथोड पर है और ये कहाँ पर है, ये एनोड पर है, क्लियर, ठीक है। यही हमारे EMF डिटरमाइन करने का फॉर्मूला है, ठीक है, EMF डिटरमाइन करने का फॉर्मूला है, ठीक है। इसको हम सेल विभव बोलते हैं, सेल विभव बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पर पहले क्या, ये लेफ्ट वाला था, है ना, ये क्या था, लेफ्ट, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था तो लेफ्ट हाफ सेल बोला जाता था, ठीक है, लेफ्ट हाफ सेल, और इसको क्या बोला जाता है, राइट हाफ सेल बोला जाता था। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, राइट हाफ सेल इधर आ गया, लेफ्ट हाफ सेल इधर आ गया, ठीक है, इसमें माइनस का चिन्ह है, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों पे अपचयन हो रहा है, ऐसा अपन मान सकते हैं, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर भी रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, क्लियर। अब जो बुक में फॉर्मूला है वो क्या है वो समझिए पहले, ठीक है। बुक में फॉर्मूला आपको दे रखा है वो समझ लीजिए, E सेल इज इक्वल टू E रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है, कैथोड पर, E सेल, है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, रिडक्शन हो रहा है कहाँ पर हो रहा है, कैथोड पर, है ना। इसको मैं थोड़ा सा सीधा लिख देता हूँ, E रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है, कैथोड पर हो रहा है, ये बुक में फॉर्मूला दे रखा है। माइनस E रिडक्शन हो रहा है ना, रिडक्शन मान लिया हमने, ठीक है, माना कि हम जानते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, पर IUPAC कहती है तो हम यहाँ पर रिडक्शन मान लेते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर हो रहा है, एनोड पर। एक तो ये फॉर्मूला आपको बुक में मिलेगा EMF ऑफ सेल ज्ञात करने का, दूसरा एक और मिलेगा, E सेल इज इक्वल टू E रिडक्शन, ये क्या है, ये राइट है ना, राइट वाला, तो यहाँ पर इस तरीके का भी कुछ बुक्स में फॉर्मूला मिलेगा आपको, माइनस E रिडक्शन, और ये कहाँ है, लेफ्ट में है, तो यहाँ पर आपको L मिलेगा। तो ये दोनों फॉर्मूले मिलेंगे। अब विद्युत वाहक बल की परिभाषा क्या होगा वो समझिए, दो इलेक्ट्रोड के बीच का अंतर, दो इलेक्ट्रोड के बीच का अंतर क्या कहलाएगा, आपका विद्युत वाहक बल या सेल विभव कहलाता है। यही डेफिनेशन आपको मिलेगी किसी विद्युत रासायनिक सेल में, किसी विद्युत रासायनिक सेल में, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो अर्ध सेल के इलेक्ट्रोड के बीच का जो अंतर होता है, इलेक्ट्रोड के बीच के विभव का जो अंतर होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल बोला जाता है, ठीक है। और इसे डिटरमाइन करने का फॉर्मूला है,
ठीक है, ये इसे डिटरमाइन करने का फॉर्मूला है। क्लियर? ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन मिल जाएगी कुछ। अब कुछ सेल होते हैं जिनका ईएमएफ ऑलरेडी डिटरमाइन होता है, तो वो आपको एक मैं लिस्ट सेंड कर दूंगा, है ना। जैसे कि जिंक कॉपर का जो होता है, जिंक और कॉपर से जो सेल बनता है, कौन सा सेल बनता है? डेनियल सेल बनता है। ठीक है, उसका जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ होता है वो 1.10 वोल्ट होता है ईएमएफ। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर हम कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, एक दो न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं, तो हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना आ जाएगा। किस प्रकार से इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे? देखिए हमारे पास यहाँ दो न्यूमेरिकल हैं। पहला है जिंक और सिल्वर का जो सेल है ना, जिंक सिल्वर सेल, और दूसरा है निकिल सिल्वर सेल। ठीक है, वैल्यू हमें दे रखी है, रिएक्शन हमें दे रखी है। एक तरफ क्या है, सेल की रिएक्शन दे रखी है और एक तरफ सेल का प्रेजेंटेशन दे रखा है। ठीक है, दोनों को समझते हैं। यहां पर देखिए समझने वाली बात यह है कि ऑलरेडी इसने क्या दे रखी है, रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया है ऑलरेडी। किस प्रकार से? देखिए जिंक का यहां पर जिंक 2+ यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन यहां पर क्या दे रखा है, जिंक 2+, है ना। अगर इसको लिखते ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में लिखते तो ये किस प्रकार से होता? ऑक्सीडेशन में अगर इसको लिखते तो E0 Zn2+ इज इक्वल टू +0.76 ऐसा होना चाहिए था। लेकिन उनको पता है कि भाई स्टैंडर्ड कंडीशन रख रहे हैं, रिडक्शन कंडीशन रख रहे हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी पहले ही ये वैल्यू दे दी है ना, हमें इतना करने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी उन्होंने माइनस में वैल्यू दे रखी। यहां पर समझना चाहिए हमें कि Zn2+ से कन्वर्ट हो रहा है Zn में, और यहां पर रिएक्शन देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन दे रखा, और यहां पर प्रेजेंटेशन का दे रखा है, रिडक्शन का दे रखा, मतलब ये जो वैल्यू है ये रिडक्शन की है, तो हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम सीधे यहां पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? ई सेल इज इक्वल टू, ठीक है, ई सेल इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या है, ई आर, है ना, रिडक्शन। ठीक है, अब इसमें से एनोड कौन है और कैथोड कौन है? तो ये क्या है, कैथोड है, जिस पर रिडक्शन होता है, ये कैथोड है ना। इन्हें बता रखा है, लेकिन हमें पता है कि रिडक्शन इसी पे हो रहा है, तो जहाँ पर रिडक्शन इस पे हो रहा था, रिडक्शन जहाँ पर होता है वो कैथोड होता है, और यहाँ पर ये एनोड होता है, तो ये हमारा कैथोड वाला भाग। ठीक है, माइनस है ना, ई रिडक्शन और, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए आप इसको डिटरमाइन करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या है, कैथोड की 0.80 माइनस, ठीक है, हमने क्या कैथोड की वैल्यू रख दी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हम एनोड की वैल्यू रखेंगे, एनोड की कितनी रख रहे हैं, -0.76। ठीक है, इसको चेंज करेंगे तो 0.80 प्लस 0.76। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1.56 वोल्ट। ये किसका है, ईएमएफ है, किसका ईएमएफ है ना, ईएमएफ ऑफ कौन कौन से सेल है यहाँ पर, जिंक सिल्वर सेल। ठीक है, जिंक सिल्वर सेल का ये ईएमएफ है। क्लियर? ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर समझिए इसको, यहाँ पर इसका भी क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, लेकिन ऑलरेडी इसने क्या दे रखी है, रिडक्शन की वैल्यू दे रखी है ना, रिडक्शन की वैल्यू ही दे रखी है। तो हम सीधा इसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे, ई सेल इज इक्वल टू, ये आपका कैथोड है ना, ये कैथोड है, ठीक है, और ये क्या है, एनोड है। ठीक है, तो कैथोड की वैल्यू रख देंगे, क्या है कैथोड की वैल्यू 0.80 प्लस, ठीक है, एनोड की वैल्यू माइनस, और माइनस 0.25। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले तो जो चिन्ह है वो चेंज कर देते हैं, 0.25 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 20, तो 1.5 वोल्ट। ठीक है, 1.5 वोल्ट। ठीक है, ये आपका हो गया ईएमएफ ऑफ सेल। कौन से सेल का, ये कौन सा सेल है, निकिल सिल्वर सेल।
ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप ईएमएफ निकाल सकते हो। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। ये थोड़ा टॉपिक लेंदी है, ठीक है, इसको आप डबल देखिए, है ना, उसको रिपीट देखिए और ये क्लियर हो जाएगा, इतना टफ भी नहीं है, ठीक है, जितना आप सोच रहे हो। क्लियर? ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।